गैलीलियो गैलीली एक प्रसिद्ध इतावली खगोलशास्त्री, गणितज्ञ, भौतिक विज्ञानी और दार्शनिक थे, जिन्हें आधुनिक विज्ञान के संस्थापकों में से एक माना जाता है। उनका जन्म 15 फरवरी सन 1564 को इटली के पीसा शहर में हुआ था और 8 जनवरी सन 1642 को उनका निधन हुआ। उन्होंने पहली बार दूरबीन यानी कि टेलीस्कोप का उपयोग करके खगोलीय वस्तुओं का अवलोकन किया। गैलीलियो ने बृहस्पति यानी कि जुपिटर के 4 प्रमुख उपग्रहों यानी कि उनकी चंद्रमाओं की खोज की, जिन्हें गैलीलियन चंद्रमा कहा जाता है, जिनके नाम हैं आयो, यूरोपा, गैनीमेड और कैलिस्टो। उन्होंने यह सिद्ध किया कि चंद्रमा की सतह सपाट और चिकनी नहीं है, बल्कि उस पर गड्ढे और पहाड़ है। गैलीलियो ने शुक्र यानी कि वीनस के विभिन्न चरणों को भी देखा। गैलीलियो ने वस्तुओं के गिरने की गति का अध्ययन किया और मुक्त गिरावट यानी कि फ्री फॉल के नियम को समझाया। उन्होंने यह दिखाया कि सभी वस्तुएं, चाहे उनका भार कुछ भी हो, एक समान दर से गिरती हैं। आज हम सुनते और देखते हैं गैलीलियो की कहानी रवीश कुमार की जुबानी। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। एक था गैलीलियो, वो था भी और वो है भी। उसने अपने समय में एक ऐसा सच कह दिया जो धर्म की सत्ता से टकरा गया। लेकिन धर्म की सत्ता और हिंसक भीड़ से गैलीलियो घबरा भी गया, अपनी बात से पलट गया। इतना आसान भी नहीं होता है किसी के लिए भीड़ के सामने तार्किक बात कह देना। गैलीलियो की कहानी हमें तर्क और भय की उलझनों की इन्हीं गलियों में ले जाती है। आज हम भी आपको गैलीलियो की दुनिया में फिर से ले जाना चाहते हैं। यह किताब की नकल है। लाल स्याही से इस पर लिखे हुए हर वाक्य को काट दिया गया है। 1632 में गैलीलियो ने अपनी किताब में स्थापित कर दिया था कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा नहीं करता है। गैलीलियो की इस खोज के कारण रोमन चर्च में हड़कंप मच गया। गैलीलियो पर मुकदमा शुरू हो गया। क्या था वो मुकदमा और धर्म और विज्ञान के बीच की उस लड़ाई का अंजाम क्या हुआ, हम आगे बात करेंगे। यह किताब आज भी प्रतीक के रूप में इटली की एक यूनिवर्सिटी में रखी हुई है। धर्म और विज्ञान के बीच संघर्ष का मसला बहुत जटिल है, आज तक नहीं सुलझा। इसे ठहर कर ही समझा जा सकता है। अगर आप हिंदी में कुछ पढ़ना चाहते हैं तो 2 किताबें आपको जल्दी से सुझा सकता हूं। गौहर रजा की यह किताब हिंदी में ही है, मिथकों से विज्ञान तक, ब्रह्मांड के विकास की बदलती कहानी, ये नाम है किताब का। इसे पेंगुइन ने छापा है। एक और किताब है जिसे आप पढ़ सकते हैं, डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर के विचारों का संग्रह है, अंधविश्वास उन्मूलन। राजकमल प्रकाशन ने इसे छापा है। बल्कि इसी किताब का एक हिस्सा आपके लिए पढ़ूंगा जिसमें दाभोलकर गैलीलियो का प्रसंग बता रहे हैं और वैज्ञानिक चेतना के बारे में समझा रहे हैं। इस प्रसंग को पढ़ते हुए ख्याल आया कि क्यों ना गैलीलियो के बारे में कुछ और बातें अपने दर्शकों को बताई जाए। मुझे यकीन नहीं हुआ जब पता चला कि आज भी वो कुर्सी बचाकर रखी गई है जिस पर बैठकर गैलीलियो पढ़ाया करते थे। एक शिक्षक थे, उनके सम्मान में उनके छात्रों ने खुद एक कुर्सी बनाई जो 10 फुट ऊंची थी, जिस पर गैलीलियो सीढ़ियों से चढ़कर बैठा करते थे। ये कोई आम कुर्सी नहीं है। सिंहासन जैसी इस कुर्सी को गैलीलियो के छात्रों ने मिलकर अपने उस्ताद के लिए बनाया। इसी कुर्सी पर बैठकर गैलीलियो अपने छात्रों को लेक्चर दिया करते थे। कालांतर में यह कुर्सी क्षतिग्रस्त हो गई, लेकिन अभी भी इसकी ऊंचाई का अंदाजा बाकी बचे हिस्से से आप लगा सकते हैं। लगभग 10 फुट ऊंची इस कुर्सी के दोनों तरफ लकड़ी की सीढ़ी बनाई गई, जिससे गैलीलियो चढ़कर बैठने की जगह पर पहुंचते थे। यह कुर्सी आज भी इस हॉल में विराजमान है, जो 16वीं सदी के एक वैज्ञानिक, एक टीचर की मौजूदगी का एहसास दिलाती रहती है।
गैलीलियो ने कहा था, पैदोवा विश्वविद्यालय की वैचारिक स्वतंत्रता की बदौलत वो इतना कुछ कर पाए। उन्होंने अपने जीवन के सबसे अच्छे 18 साल पैदोवा विश्वविद्यालय में बिताए, जिसे वेनिस गणराज्य का संरक्षण प्राप्त था। पैदोवा यूनिवर्सिटी आज भी मौजूद है। इटली और दुनिया की श्रेष्ठ यूनिवर्सिटी में इसका शुमार होता है। आप चाहें तो यहां जाकर पढ़ाई कर सकते हैं। इस वीडियो को पूरा देखिएगा। हम इस यूनिवर्सिटी और पैदोवा शहर की भी बात कर रहे हैं। आपके स्कूलों में पढ़ाया गया होगा और पढ़ाया जाता भी है कि गैलीलियो कौन था। दूरबीन का किस्सा तो बताया जाता होगा। 16वीं सदी थी जिसमें गैलीलियो इस धरती पर आया और चांद तारों को देखने का नजरिया हमेशा के लिए सभी का बदलकर चला गया। गैलीलियो गणितज्ञ था, वही गैलीलियो गैलीलेई जिसने सबसे पहले टेलीस्कोप के इस्तेमाल से ब्रह्मांड की जांच शुरू कर दी। पृथ्वी पर जन्मा गैलीलियो पहला इंसान था जिसने अपनी दूरबीन से यह देखा कि चांद की जमीन सपाट नहीं, ऊबड़ खाबड़ है। गैलीलियो पहला इंसान था जिसने यह पता लगाया कि पृथ्वी के अलावा दूसरे ग्रहों के भी चंद्रमा होते हैं। उसकी गिनती के हिसाब से जुपिटर के पास 4 चंद्रमा थे, लेकिन आज यह गिनती 95 तक पहुंच चुकी है। गैलीलियो ने ही दुनिया को बताया कि आसमान में ऐसे बहुत से तारे हैं जिन्हें आप बिना दूरबीन नहीं देख सकते। गैलीलियो ने प्रमाण के साथ कह दिया, सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा नहीं करता है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। यह बात उसने क्या कह दी? उस समय के इटली में भूचाल आ गया। धर्म की सत्ता हिलने लग गई। गैलीलियो ने धरती और सूर्य को लेकर धर्म की मान्यता ही पलट दी। आज हम उसी गैलीलियो की बात कर रहे हैं। गैलीलियो को सच से पीछे क्यों हटना पड़ा, इस सवाल की जांच कर रहे हैं। यह गैलीलियो के जीवन की सबसे बड़ी कहानी है। उस कहानी के बहाने आज हम सच बोलने के संघर्ष पर बात करेंगे। गैलीलियो के सच की सुनवाई, वैसा ट्रायल जो धर्म और विज्ञान की जमीन पर हो रहा था। एक ऐसा मुकदमा जिसमें अगर आरोपी हार जाता तो मार दिया जाता और जीत जाता तो भी हार जाता। यह पैदोवा शहर है। इटली के उत्तर पूर्वी हिस्से का यह शहर आज भी है और तब भी था। इसलिए जाना जाता था और जाना जाता है कि यहाँ एक यूनिवर्सिटी बनी थी जो आज तक कायम है। 13वीं सदी में स्थापित पैदोवा यूनिवर्सिटी के लिए यह शहर जाना जाता है। इस यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्रों की सूची में दुनिया के कई महानतम शख्स हैं। आज यूनिवर्सिटी में धर्म हावी होता जा रहा है। एक गिरोह तय कर रहा है कि आप धर्म की व्याख्या कैसे करेंगे। मान्यताओं और मिथकों पर उसका डंडा चलने लगा है। वैचारिक स्वतंत्रता इतनी भर रह गई है कि टीचर भी क्लास में खुलकर इन बातों पर अब चर्चा नहीं करते। आइए आपको पैदोवा यूनिवर्सिटी का परिसर दिखाते हैं। हमारे पास इसका वीडियो है। 13वीं सदी की एक शानदार ऐतिहासिक यूनिवर्सिटी। इसी समय की किसी इमारत को आप अपने कस्बे में खोजिएगा, देखिएगा उसकी हालत कैसी है। चाहे आप जौनपुर में रहते हो या गोरखपुर में या हमीरपुर में या जयपुर में, तब तक आप इस आलीशान हॉल को देखिए। यहाँ कॉलेज से पास होने वाले छात्रों को डिग्री दी जाती है। यूनिवर्सिटी अपने प्रसिद्ध छात्रों की डिग्रियां और डॉक्टरेट प्लाक के रूप में दीवारों पर लगाती है ताकि आने वाली पीढ़ियां इन्हें देख सकें और इनका महत्व समझ सकें। इन सब डिग्रियों में एक डिग्री पर नजर थम जाती है, गैलीलियो गैलीलेई। इस हॉल में आज भी डिग्री दी जाती है और यहाँ से डिग्री पाना आसान नहीं। कई सालों की मेहनत और पढ़ाई के बाद एक डिग्री मिलती है। ऐसी यूनिवर्सिटी देखकर सांस ही फूल जाए। अच्छा है, बल्कि बहुत अच्छा है कि बक्सर, आरा, छपरा से लेकर मुजफ्फरनगर, बहराइच और बुलंदशहर में इस तरह की कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है, वरना पढ़ते पढ़ते दम फूल जाता। पढ़ने लग जाते तब फिर शोभा यात्राओं में मस्जिदों के सामने डांस करने के लिए लड़के कहाँ से मिलते, कम पड़ जाते। जाहिर है तब धर्म की रक्षा ही नहीं हो पाती। तो हिंदी प्रदेश के युवा बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। उनके लिए इतिहास की पढ़ाई, इतिहास व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से मिनटों में पूरी हो जाती है। कितना समय बचा रहे हैं। कुंजी और गाइड बुक पढ़ने का समय बच गया
तभी तो वे धर्म की राजनीति में अपना टाइम लगा पा रहे हैं। अगर आप कभी इटली जाएं, पढ़ने के लिए भी जा सकते हैं, रोजगार की तलाश में डंकी रूट से, अवैध रूप से भी घुस सकते हैं, तो पैदोवा जाकर जरूर देखिएगा। विदेशी छात्रों का महत्व इस यूनिवर्सिटी के लिए कितना है। इस कक्ष की दीवारों पर महान विदेशी छात्रों के बड़े बड़े चित्र बने हैं। यहीं पर गैलीलियो की एक प्रतिमा है और साथ ही यह कुर्सी भी। नरेंद्र दाभोलकर की किताब में गैलीलियो का जिक्र कैसे किया गया है, हम उसे पढ़ेंगे, लेकिन जर्मन नाटककार बर्टोल्ट ब्रेक्ट के एक नाटक का जिक्र करना चाहते हैं। यह नाटक भी 1938 का लिखा हुआ है। इसका नाम है लाइफ ऑफ गैलीलियो। इस नाटक से आपको गैलीलियो के समय का अंदाजा मिलेगा, उनके समय के शहर और यूनिवर्सिटी का भी। यह नाटक उसी ट्रायल को लेकर लिखा गया है जिसकी बात हमने शुरू में की और जिसके बारे में नरेंद्र दाभोलकर अपनी किताब में जिक्र करते हैं। ब्रेक्ट के इस नाटक से मध्यकालीन इटली में वैज्ञानिक सोच और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर बहुत कुछ जानने को मिल जाता है। इस नाटक की खासियत यह है कि इस समय को दिखाकर नाजी जर्मनी का एक चित्रण ब्रेक्ट प्रस्तुत करते हैं। ब्रेक्ट के नाटक से पता चलता है कि गैलीलियो का जीवन कैसा था। उनके पास पैसा शायद कम था। नाटक में दूध वाले को देने का पैसा नहीं है। एक वकील गैलीलियो से कहता है, वेनिस और पैदोवा में पैसा कम है, मगर फ्लोरेंस जैसे शहर के मुकाबले यहाँ आज़ादी अधिक है। चर्च तुम्हारा उत्पीड़न नहीं करेगा। इस पर गैलीलियो कहते हैं कि यह ठीक बात है कि इस शहर में वैज्ञानिकों को जलाया नहीं जाता है, मगर इसके बदले में आप शिक्षकों से बहुत कम पैसे में काम करवाते हैं। यह वैचारिक स्वतंत्रता अच्छी है। अगर अपने खाली समय में मैं सोचने के बजाय सिर्फ पैसे की चिंता में लगा रहूं, तब इसका क्या मतलब रह जाता है। आज भी शिक्षकों का वेतन कितना कम है और उन पर काम का बोझ इतना ज्यादा कि सोचने समझने का समय नहीं होता। वैसे गैलीलियो के खिलाफ मुकदमा क्यों हुआ, इस एक सवाल को समझने के लिए कुछ शताब्दी पीछे चलते हैं। 15वीं शताब्दी में इटली के ही निकोलस कोपरनिकस नाम के वैज्ञानिक ने कहा, पृथ्वी दुनिया का केंद्र नहीं है, सूरज है। जबकि चर्च मानता था पृथ्वी ही ब्रह्मांड का केंद्र है, बाकी सारे ग्रह और सूर्य पृथ्वी के चक्कर लगाते हैं। यूरोप के विज्ञान में चर्च की बात ही अटल सच मानी जाती थी। इस थ्योरी को जियोसेंट्रिज्म कहते हैं, यानी ब्रह्मांड की वह समझ जिसमें धरती केंद्र में है। माना जाता था कि इसी वजह से यहाँ पर इंसान रहते हैं जिन्हें भगवान ने बनाया है और हमें दुनिया के केंद्र में रखा है। मगर कोपरनिकस ने कहा कि धरती सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है और सूरज स्थिर है, स्थायी है। धरती नहीं, सूरज है ब्रह्मांड का केंद्र। लेकिन कोपरनिकस इस बात को कहने से डर रहा था। उसे अंदाजा था कि चर्च से टकराव हो जाएगा, इसलिए उन्होंने अपनी जिंदगी के आखिर तक इंतजार किया और जब उन्हें लगा कि जिंदगी ज्यादा नहीं बची है, तब जाकर अपनी किताब में यह बात छाप देते हैं। इसलिए कोपरनिकस चर्च के क्रोध के निशाने में आने से बच गए। छोटे थे तो माँ प्यार से मूर्ख बुलाती थी, मूर्खानंद। गैलीलियो नहीं बच पाए। चर्च के लिए यह मान्यता बेहद जरूरी थी कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है। इसी अवधारणा के अनुसार पृथ्वी का केंद्र रोमन कैथोलिक चर्च था। अगर कोई भी पृथ्वी की व्याख्या अपने हिसाब से करने लग जाए, तब चर्च की शक्ति का क्या मतलब रह जाएगा। वैसे भी प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार ने ज्ञान की सत्ता को बदलना शुरू कर दिया था। गैलीलियो से 200 साल पहले प्रिंटिंग प्रेस वजूद में आ चुका था और बाइबल, अन्य ग्रंथ अब आम जनता के बीच पहुंचने लगे थे। बुद्धिजीवी और आम लोग भी उसे अपने हिसाब से पढ़ रहे थे, परख रहे थे। इस कारण चर्च की सत्ता को लगा उसका प्रभाव तेजी से घटता जा रहा है। 1610 में गैलीलियो की पहली किताब छपती है और यह किताब बहुत लोकप्रिय हो जाती है। फ्लोरेंस में एक ड्यूक के दरबार में उन्हें गणितज्ञ की नौकरी पर बुलाया जाता है। उनकी आर्थिक हालत सुधरने लग जाती है, मगर जब से गैलीलियो ने टेलीस्कोप से देखना शुरू किया, तभी से उन्हें निकोलस कोपरनिकस की हीलियोसेंट्रिज्म थ्योरी के प्रमाण भी मिलने लगे। यहीं से गैलीलियो के लिए समस्या खड़ी होती है। वे कोपरनिकस की बातों के पक्ष में बोलने लग जाते हैं। कुछ साल तक चर्च की ओर से गैलीलियो पर निगरानी तो रखी जाती है,
मगर ठोस प्रतिबंध नहीं लगाया जाता है। चेतावनी देता है कि गैलीलियो अपने क्रांतिकारी विचारों को प्रकाशित ना करे और कोपरनिकस की बातों को लेकर कोई दावा ना करे। ब्रेक के नाटक में एक दूसरे वैज्ञानिक की बात भी होती है, जियोडार्नो ब्रूनो। ब्रूनो कोई काल्पनिक पात्र नहीं, बल्कि 16वीं सदी के एक इटालियन वैज्ञानिक थे जो गैलीलियो से कुछ साल पहले वैसी ही बातें कह रहे थे जो कोपरनिकस ने कही और अब गैलीलियो कह रहे थे। ब्रेक के नाटक में गैलीलियो को उनका एक दोस्त याद दिलाता है कि धर्म के खिलाफ बात करने के चलते ब्रूनो को जिंदा जला दिया गया। जियोडार्नो ब्रूनो ने भी इसी पैदोवा शहर में कोपरनिकस की बात को सही करार दिया था। ब्रूनो का अंत गैलीलियो से अलग हुआ, अलग अलग देशों में भटकते रहे। आखिर में रोम में चर्च ने सजा दी और ब्रूनो को जलाकर मार दिया गया। यह सब विज्ञान के इतिहास में हुआ और यह सब आज फिर से होने लगा है। धर्म से विज्ञान नहीं टकराता तो आज आप स्मार्टफोन नहीं चलाते, आपका जीवन बेहतर नहीं हुआ होता। लेकिन धर्म और विज्ञान की यह लड़ाई अभी भी चल रही है। इसके लिए अलग से अध्ययन करते रहने की जरूरत है। 1624 में गैलीलियो को पोप से कोपरनिकस पर अपनी बात कहने की अनुमति मिलती है, मगर इस शर्त के साथ कि वो सिर्फ यही कहेंगे कि उनकी बातें एक हाइपोथेसिस है, परिकल्पना है। तब तक गैलीलियो की आर्थिक स्थिति भी अच्छी हो चुकी थी, पैसे वाले हो गए थे। अपनी किताब के पहले पन्ने पर लिखते हैं कि यह परिकल्पना है, मगर चर्च के सामने यह दलील कमजोर पड़ती है। इस किताब के बाद चर्च गैलीलियो पर फौरन कार्रवाई करता है। कुछ ही महीने में सुनवाई के लिए रोम बुलाता है। गैलीलियो अपनी बात से पलट जाते हैं, कहते हैं कोपरनिकस की बात को वे सच नहीं मानते, बस बहस जीतने के लिए उन्होंने ऐसा कह दिया। अपने सच से मुकर जाने के बाद भी गैलीलियो को मुक्ति नहीं मिली, उन्हें उनके ही घर में नजरबंद कर दिया गया। एक मशहूर शिक्षक जिससे पढ़ने वालों की भीड़ लग जाया करती थी, वह एकांत का जीवन बिताते हुए इस दुनिया से विदा हो जाता है। नजरबंदी के दौरान गैलीलियो फिजिक्स पर एक किताब लिखते हैं, जिसे छिपाकर नीदरलैंड पहुंचाया जाता है और वहां छपती है किताब। तो उस समय के वैज्ञानिकों ने कितना जोखिम उठाया। कहा जाता है कि गैलीलियो ने जो किया खुद को बचाने के लिए किया, उस खोज को भी बचाने के लिए जो उसके भीतर बचा था। और अब इसी प्रसंग को डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर 20वीं सदी के महाराष्ट्र में सुना रहे हैं। उनकी हत्या कर दी गई, लेकिन उनके विचार इस किताब में हैं। 700 साल बाद दाभोलकर गैलीलियो के प्रसंग का इस्तेमाल अंधविश्वास के खिलाफ अपने अभियान में करते हैं। अब मैं इस किताब का एक हिस्सा पढ़ रहा हूँ। गैलीलियो ने बाइबल पर हाथ रखकर अपने ही विचारों को त्यागने की कसम खाई। न्याय सभा ने उदारता दिखाते हुए उसे शेष जीवन बंदी बनाकर नहीं, बल्कि एकांतवास में मौन व्रत धारण कर जीने की शर्त पर रिहा किया। अंत तक उसे अपने परिवार वालों और दोस्तों से मिलने की अनुमति नहीं दी गई। 1637 में वह अंधा हो गया। 1642 में उसकी मृत्यु हो गई। अब प्रश्न यह है कि गैलीलियो ने ऐसा कौन सा गंभीर अपराध किया था जो उसे ऐसी सजा मिली। आज के युग में जो पाठ पहली दूसरी कक्षा के बच्चों को पढ़ाया जाता है, उसे प्रयोग के आधार पर साबित करने पर भी गैलीलियो बिना शर्त माफी मांगने पर मजबूर क्यों हो गया? इसका कारण यह है कि गैलीलियो ने लोगों को विश्व की रचना का जो कार्य कारण बताया था, वो बाइबल से अलग था। सूर्य चंद्रमा के अस्तित्व का, उनके उदित और अस्त होने का जो कार्य कारण भाव बाइबल बता रहा था, वो गैलीलियो से बिल्कुल अलग था। विश्व के चक्र को स्पष्ट करने की दलीलें कोपरनिकस ने बदल दी और गैलीलियो ने उस पर अपनी मुहर लगा दी। इससे मनुष्य ने विश्व का नया रूप समझने वाला ऐतिहासिक सिद्धांत निर्मित किया। आज तक आपको बताया गया है कि मनुष्य जीवन में जो भी घटित होता है, उसके पीछे ईश्वर या मनुष्य का अपना भाग्य होता है। भाग्य, नियति आदि ऐसे ही ईश्वरीय शक्ति के अलग अलग नाम हैं। इसमें कमी है, इसीलिए शायद भारत में इन सभी बातों को दर्शन शास्त्र के एक सिद्धांत का रूप दिया गया। वह था कर्म विपाक या कर्म फल का सिद्धांत।
इसका मतलब था कि व्यक्ति जिस प्रकार के कर्म करेगा उसी प्रकार का फल मिलेगा। इसका अर्थ यह हुआ कि व्यक्ति को जो भी भुगतना पड़ता है उसके पीछे उसका कर्म होता है जो अदृश्य होता है। यदि कोई व्यक्ति गरीबी और अन्याय से जूझ रहा है तो सहज ही सवाल उभरता है कि उसे ऐसा दुख का फल क्यों मिल रहा है। इस प्रश्न का उत्तर वैदिक दर्शन ने यह दिया, संबंधित व्यक्ति अपने पिछले जन्म में किए बुरे कर्मों का फल इस जन्म में गरीबी के रूप में भुगत रहा है। दाभोलकर लिखते हैं, इस तरह से कर्म विपाक सिद्धांत ने मनुष्य को एक झटके में पराधीन बना दिया, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण ने व्यक्ति को यह आत्मविश्वास दिया कि इस जन्म में मुझे जो दुख सहना पड़ रहा है वह ईश्वर, नसीब या पिछले जन्म का पाप नहीं, बल्कि यह शोषण के कारण है और इसके पीछे कोई कार्य कारण नहीं। मुझे इसका सही कारण ढूंढकर उसे बदलना होगा। इस आत्मविश्वास के कारण मनुष्य आत्मनिर्भर हो गया। दाभोलकर लिखते हैं। चलते चलते ब्रेट के नाटक से एक प्रसंग और सुनाना चाहता हूं, फिर कहां मौका मिलेगा गैलीलियो पर बात करने का। गैलीलियो अपने छात्र एंड्रिया से कहते हैं, 2000 साल से लोग मानते आए हैं कि सूरज और आसमान के सभी तारे उनके ही इर्द गिर्द घूमते हैं। पोप, कार्डिनल, राजकुमार, विद्वान, कप्तान, व्यापारी, मछुआरे और स्कूली बच्चे खुद को इस क्रिस्टल ग्लोब के केंद्र में स्थिरता से विराजमान समझते हैं। लेकिन एंड्रिया, अब हम अंतरिक्ष में सर के बल यात्रा कर रहे हैं। पुराना युग बीत चुका है और यह अब एक नया युग है। पिछले सैकड़ों वर्षों से ऐसा लग रहा है जैसे लोग किसी चीज की उम्मीद में बैठे हैं। हमारे शहर संकीर्ण है और लोगों के दिमाग भी। अंधविश्वास और महामारी है, लेकिन आज हम सोचते हैं क्योंकि पहले कुछ ऐसा था, इसलिए क्या यह हमेशा ऐसा ही रहेगा? क्योंकि अब सब कुछ चलने लगा है मेरे बेटे। विज्ञान की यात्रा का प्रसंग कितना दिलचस्प है। एक वैज्ञानिक का जीवन कितना एकांत का होता है, संघर्ष का होता है, लेकिन उसका काम दुनिया का हो जाता है। विज्ञान सबका होता है। वो हिंदू धर्म की तरह केवल हिंदू का नहीं होता, इस्लाम की तरह केवल मुसलमान का नहीं होता, ईसाई की तरह केवल ईसाई का नहीं होता। स्मार्टफोन सभी इस्तेमाल करते हैं, पादरी भी, मौलवी भी, पंडित भी, और सभी धर्मों के लोग स्मार्टफोन से इंस्टाग्राम के लिए रील बना रहे हैं। आज इलॉन मस्क का रॉकेट धरती से जाता है, वापस लौट आता है। कुछ अमीर ख्वाब देखने लगे हैं, दूसरे ग्रहों की यात्रा करेंगे। प्लॉट खरीदने की राजनीति जल्दी ही झारखंड के गोंडा से शुरू होने वाली है। नेता कहने लग जाएंगे कि अपना प्लॉट फला बिजनेसमैन को दे दो, तुम्हारे लिए हम जुपिटर पर जंगल बना देंगे। इस वीडियो को देखने के बाद भी आपसे अपील है, धर्म की राजनीति ने जिस मूर्खता में आपको लपेटा उससे जल्दी मत निकलिएगा। सत्यानाश का भी अपना आनंद होता है, होने दीजिए, उसी में डूबे रहिए, डीजे बजाकर नाचते रहिए। बस मेरा वीडियो जरूर देखिए और दिखाइए भी। काफ़ी मेहनत की है हम सभी ने, बस इस उम्मीद में कि हिंदी प्रदेश के युवाओं के साथ अन्याय तो हुआ है, उन्हें अच्छी पढ़ाई से दूर रखा गया। मुझे यकीन है जब अच्छी पढ़ाई, अच्छी किताबें उन तक पहुँचेगी तो वे शोभा यात्राओं में नहीं जाएंगे। उनके पास भी दूरबीन है, बस इस वक्त उन्हें उस दूरबीन से देखना नहीं आता। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। दोस्तों, आपको कैसी लगी गैलीलियो की कहानी रवीश की जुबानी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।